हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखो ये क्लास आपकी मतलब भले ही आप देख रहे हो ऐसे मतलब प्रीमियर चल रहा है यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, बट ये लाइव ही है। अभी जब आप देख रहे हैं इसके मात्र लगभग 1.5 घंटे पहले ये क्लास रिकॉर्ड करी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा 9 बजे कुछ काम था, इस वजह से हमने 1-1.5 घंटे पहले आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराई है। तो क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, चाहे आपका अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को ट्राई करिएगा। कॉपी पेन नहीं लिया है भाई साहब, कॉपी पेन उठा लेना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। मतलब देखो प्रैक्टिस में सच बता रहा हूं, अगर जितनी मैं क्लासेस करा रहा हूं आप करते चले जाओगे, कल को आप अगर यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, आपको मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसे दिक्कत आएगी ही नहीं। बस थोड़ा सा यूपीएसआई का पीवाईक्यू और कर लेना, काम आपका ओके है। इस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा। बाकी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2, जैसे देखो अगर आप सीबीटी 2 के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट नहीं भी करोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जितनी क्लासेस मैं करा रहा हूं आप उसको करते जाएं, जो सवाल कराता हूं ठीक है उसको बनाओ, खुद से ट्राई करो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको कहीं पे नोट करिए। ठीक है भाई, वरना आप अपने डाउट कैसे क्लियर करोगे? सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको ये देखना पड़ेगा जो सवाल आज नहीं बना है, चलो कल आ गया कहीं हमने देखा फिर से नहीं बने, बट जब वो पेपर में आए तो आप बना लो। और अगर आप क्लास रेगुलर करते हो तो 3-4 बार तो वो आपके सामने से जरूर गुजरेगा, उसका टाइप गुजरेगा, ठीक है, कंसेप्ट गुजरेगा। चलिए, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में, जैसे 2024 के सवाल अब आपको मैं करा रहा हूं, ये आपके 2024 के मैक्सिमम क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। जो अभी आप देखोगे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 999 में इस प्रकार जोड़ा जा सके कि योगफल 99 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखो इसका सिंपल तरीका यह है, आप बाई ऑप्शन ही करेंगे। भाई ये तो इससे डिवाइड है नहीं, तो 99 ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, और अगर बताऊं जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिवाइड होता तो जीरो की बात आती। आप सीधा देख रहे हो ये इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूं क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे चेक करा रहे हैं। आप इसको डिवाइड करोगे, 10 बार जाएगा, 9 बचेगा। अब 9 को 99 से डिवाइड करने के लिए 90 जोड़ना पड़ेगा ना, सवाल खत्म। तो जब आप इसमें क्या करोगे, 90 जोड़ोगे तो यह संख्या आपकी 99 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कुछ नहीं था इसमें, बस इतना सा काम करना था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और बार बार बताता हूं भाई, जो लोग त्रिकोणमिति से डरते हैं मेरे भैया, देखो मैं समझा समझा के थक गया हूं, फिर लोग 2-4 सवाल बना लेते हैं, उन्हें लगता है कि पेपर बड़ा ही आसान है। भाई साहब, आप सीजीएल प्री का पेपर उठाकर देखो, जिन लोगों ने मेरे से बैच लेकर पढ़ा हुआ है, कोई सवाल आपका रुक नहीं रहा होगा। देखो आप पता, अगर 25 में से 24 सवाल आप बना ले रहे हैं, आप उसको बेटर मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले सर एक सवाल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वो हो सकता है आपने उस हिसाब से प्रैक्टिस ना करी हो, लेकिन 25 में 25 आप बना ले जाओगे। आप उठा के एक बार पेपर देखो जो अभी 2024 में हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप त्रिकोणमिति से डरते हो, जबकि क्या होता है, बेसिक ट्रिगो आपके पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, और एनटीपीसी में भी बेसिक ट्रिगो ही आएगी। तो आपको कम से कम वैल्यू वगैरह याद होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बोला गया है त्रिभुज एबीसी में सी जो है वो समकोण है, तो इसको हमने सी मान लिया। चलो इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं। इन्होंने क्या बोला है, tan a बराबर √3। tan a √3 है, तो tan √3 कब देता है, 60 डिग्री पे, यानी कि a आपका 60 अंश हो गया। हालांकि इन सब की जरूरत नहीं है, बट लिख दे रहा हूं। तो अगर b आपसे पूछा जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये सबको पता चल गया। अब सवाल में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी और कॉट ए प्लस बी। अब देखो हमने क्यों बोला इन सब की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे वो पूरी वैल्यू पुट कराते हुए चले आएंगे, जबकि आप ये देखो भैया, अगर सी हमारा 90 है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बोले सर कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक अगर 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 हो जाएगा। अब कॉट 90 आपका क्या होता है, कॉट 90 डिग्री हमारा होता है 0। अब 0 में इसकी वैल्यू कुछ भी हो, आप किसी का गुणा कराओगे तो हमें तो मिलेगा 0 ही ना।
शून्य बटा सन्नाटा, यानी कि जीरो आपका आंसर है। शून्य बटा सन्नाटा मतलब जीरो बटा जीरो, जीरो नहीं होगा, वो क्या है, अनडिफाइन है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। बाकी इसका आंसर क्या है, जीरो में किसी डाटा का आप गुणा करा रहे हो तो वो जीरो ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे इस सवाल में था, आपको वैल्यू याद होती कोई दिक्कत नहीं थी भाई, cot 90 जिसको नहीं पता होगा अब वो क्या करेगा, बताइए वो क्या करेगा पेपर में। इसका आंसर बताएं, x प्लस 2z बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, 3x माइनस 5z बराबर -13, और चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, x बराबर ये, और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करके बताइए। अब देखो यहां पे जैसे आपने ये डाटा देखा, आपने सवाल देखा, तो x और z में भैया दो अननोन वेरिएबल और दो समीकरण हमारे पास है, हम यहीं से सवाल बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, देखो एक काम आप ये कर सकते हो, अब बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बट उसमें आपको मान पुट करा करा के देखना पड़ेगा, जैसे x और z की वैल्यू उठाओ, देखो दोनों जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने जीरो और चलो -1 2 ले लिया, तो -1 2 से ये सेटिस्फाई है ना, मैं ऑप्शन से ही आपको बताता हूं, -1 और 2 से ये बिल्कुल जा रहा राइट, -1 और ये आपका 2, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बस यहां पे देख लो काम बन रहा है कि नहीं, x का मान -1 और z का मान 2, 6 हो गया, और ये 0 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे हिट कर गया, मतलब सेट कर गया, ठीक है। बात समझ पाए कैसे हुआ, हमने क्या किया, x और z यहाँ पे था, x और z यहाँ पे है, तो -1 और 2 चेक कराया। लेकिन आप समझो अगर इससे आंसर ना आता, फिर हम आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते, इस तरह से चेक कराते। जैसे आप 0 और 2 रखोगे तो 0 और 2 पे ये सेटिस्फाई नहीं है, -1 और 0 पर भी ये 3 मान नहीं दे रहा है, 2 और -1 पे भी ये मान 3 नहीं दे रहा है, तो ये हो गया बाई ऑप्शन। अगर आप बाई मेथड करना चाहते हैं तो बाई मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पे ये दो अननोन वेरिएबल और दो समीकरण, इनको आप निकालोगे बाहर, तो ये हमारा क्या है, 3x माइनस का 5z, और यह बराबर किसके, हमारा -13 के, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें भैया, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें हम 3 का गुणा करा रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन एक साथ करूंगा, 3 का गुणा करा के इसमें से इसको घटा रहा हूं, ठीक है। ये 3 गायब हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से -5 यानी कि ये आपका आ जाएगा 11z, ये बराबर किसके होगा, 9 माइनस का 13 यानी कि 22 के बराबर, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जैसे ही z का मान 2 आ गया, आप कहीं भी वैल्यू पुट कराओगे तो x का मान आपको -1 मिल जाएगा, तो -1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। अगर y की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ी तो यहां पे हम पुट करा देंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलिए देखो, मैं बार बार लोगों को समझाता हूं भाई, टॉपिक वाइज पढ़ना मतलब बहुत जरूरी है, उसमें आप ये समझते हो सारी चीजें, बेसिक कंसेप्ट वगैरह और टाइप वाइप सब कुछ आप समझते हैं, बट साथ के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी फिर उसके बाद हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है, आप वैरायटी, जैसे देखो किसी को हमने बाइक चलाना सिखाया, अब वो सब कुछ जान गया, ब्रेक कैसे लगाना है, गियर कैसे बदलना है, किस तरह से मोड़ा घुमाया जाता है, ये सब, लेकिन अब रोड पे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं वो आपका प्रैक्टिस होता है, वही प्रैक्टिस सेट में है कि थोड़ा सा ऐसे आ गया, अब भाई आप जा रहे हो, अचानक से कुत्ता आ गया तो ब्रेक अब लगाओगे, तुरंत गियर आप चेंज करें, वो सब सारी चीजें, मतलब किस तरह से क्वेश्चन देखने के बाद आपके सामने जो डाटा आया, कैसा रिएक्शन होगा आपका, या फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सवाल पढ़ के कैसे समझना है, वो सब आप सीखते हैं प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि जब भी आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हैं भाई, वहां पे आप फोकस करते हैं कि टीचर ने क्या हमें बताया, वो समझने पर, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में, और देखो यहां पे ना कई सारी वैरायटी ऐसी भी हो सकती जो आपने वैसे ना देखा हो, बट आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पेपरों में आजकल क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया, एबीसीडी में ओ कोई आंतरिक बिंदु है,
ठीक है। ओ क्या है? कोई आंतरिक बिंदु है जिससे ओ ए बराबर ओ सी है, तो कोण डी ओ बी के डिग्री में माप का 5/9 भाग क्या होगा? अब तो इस सवाल समझना, ये कह रहे हैं ना ओ बीच में है और ओ ए बराबर ओ सी है। अब ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ये आपको, अरे भाई क्या है ये, कुछ नहीं, ये इस रूम में ना गलती से जो है एक चूहा घुस आता है, तो मुझे लगा वो तो नहीं आवाज कर रहा है, तो मैंने क्या बोला आपको जो है वो खुद पता करना पड़ेगा कहां पे है, कोई उसकी फिक्स सिचुएशन नहीं है। हो सकता है वो हमारा यहां पे भी हो सकता था, ओ ए ओ सी बराबर हो जाते, हो सकता है यहां पे होता ओ, बट आप ये बात समझिए, अगर मैं यहां पे एक इस लाइन को मिलाता हूं, ओ यहां पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी है, मतलब इनकी दूरी जो है ये बराबर होगी। बात समझ रहे हो? ओ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। हमसे इन्होंने क्या बोला भैया? एंगल डीओबी का जिक्र किया है, तो आपको समझ में आ गया ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि इसका डायगोनल है, तो इसका कोण क्या होगा? 180 अंश होगा। तो बस इन्होंने पूछा है इसका 5/9 भाग क्या होगा। 9 से डिवाइड करोगे 20, 20 गुणे 5 100, यानी कि 100 डिग्री 100 अंश क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 100 डिग्री यानी कि 100 अंश हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत? आ जाओ आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। प्रति किलोग्राम उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम उसका कुल लाभ बताएं क्या होगा, बताइए। अब देखो यहां पे पता, लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। किसी के मन में यह भी आ सकता है कि बोला जा रहा है वो 10% का लाभ कमाता है, तो 10% आंसर लगा दूं क्या? नहीं, मतलब वो 10% का लाभ बेच के तो कमा रहा है, बट वो बेईमानी भी 12% की कर रहा है, तो आपको ओवरऑल बताना है उसका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, और देखो सेशन को, क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह जरूर किया करें। ठीक है, क्लास में आने के साथ सेशन को लाइक कर दिया करें, और जो भी क्लासेस होती हैं आप उसको पूरा, मतलब पूरी क्लास देखो। ऐसा नहीं कि लास्ट में 2 क्वेश्चन कर लिया, भाई उससे कुछ नहीं होगा। पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे भाई। 12% कम वजन तौल रहा है, यानी कि आपसे अगर उसने 100 के पैसे लिए तो आपको 88 का सामान दे रहा है। 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 10 रुपए वाला सामान 11 में बिक रहा है। 11 से डिवाइड करोगे, जे आपका 8 बार चला गया, ये 0 से 0 चला गया, तो मतलब 8 रुपए वाली वस्तु 10 में बिक रही है। ठीक है, और थोड़ा सा डिवाइड कर दोगे तो 4:5 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करी जाए तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे? 4 पे, 100 का गुणा यानी कि 25%। हालांकि आपको यहीं पे दिख गया होगा कि 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, पर ठीक है, मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। बताइए, क्लियर है? इसका आंसर बताइए। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 28 और 15 है। इन्होंने यहां पे थोड़ा सा मतलब मामला, भाई आंतरिक तो छोटी होगी ना, बाहरी बड़ी होगी, तो ठीक है, ये 25 होगा, ये 28 होगा, आगे क्रम पता नहीं पेपर में भी ऐसे लिख दिया होगा, बट इनके कहने का मतलब ये है आंतरिक 25 है, बाहरी त्रिज्या कितनी है? 28 है, और 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? मतलब आपको एरिया ऑफ पाथ पता करना, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो रुपया दिया गया है, जो खर्चा बताया गया है, उसका आप गुणा करा दोगे, आपको लागत पता चल जाएगी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं।
अब एरिया ऑफ पाथ सिंपल है, देखो बाहरी क्षेत्रफल माइनस का आंतरिक, जैसे गोले में भी और सेम वृत्त में भी काम करता है। तो क्या हो जाता है भाई, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पाथ होगा। वृत्ताकार पथ की बात करी जा रही है। तो पाई का मान हो गया 22/7। बात को समझना, बाहरी त्रिज्या 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आ गया एरिया। हमें क्या करना है, लागत बतानी है। तो मैं लागत के लिए क्या कर रहा हूं, यहीं पे गुणा करा ले रहा हूं किसका, 28 का, जो भी आएगा वैल्यू। कैलकुलेशन आगे हम लोग देख लेंगे। तो कैलकुलेशन की बात करी जाए, अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 53 आ गया, ए माइनस बी यानी कि 3 आ गया, और जहां पे आपका 28 है तो 7 से डिवाइड करोगे, जे चला जाएगा 4 बार, इकाई अंक से काम बन जाएगा 2 6 2, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है तो 13992। कुछ लोग कहेंगे सर 11 का मल्टीपल, बिल्कुल आप लगा सकते हो अगर एक ऑप्शन में दिख रहा हो तो, बट हमें यहाँ पे इकाई अंक सभी ऑप्शन का अलग अलग दिखा तो मैं यूनिट डिजिट के साथ चला गया। बाकी 11 का देख ही लेते हैं, ये तो डिवाइड ही होगा। मान लो 8 1 9, ये डिवाइड नहीं है। 5 1 6 डिवाइड नहीं है। 9 2 11 1 12 डिवाइड नहीं है। तो 11 से भी आपका सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे था। अब देखो मैंने क्या बता रखा आपको, याद है ना भाई, मेंसुरेशन 2D 3D में कोई ऐसा सवाल जिसके फॉर्मूले में पाई आ रहा हो तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब यहां पे देखो, क्योंकि हमें एरिया पता करना था तो पाई आएगा, आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। तो ये सब किए बिना भी 11 के मल्टीपल से आप बता सकते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए इसका आंसर बताइए। और देखो हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सिर्फ कठिन कठिन सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में ये सब घूम रहा है तो भैया इससे मतलब आप पेपर देखो पहले। ठीक है, चाहे जो अभी रेलवे का हुआ है या फिर एसएससी के जो पेपर हुए आप देखिए, पुलिस का जो पेपर हुआ आप उसको देखो, तो आपको पता चलेगा कि पेपर बनता कैसे है। ठीक है, एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में 4:9:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। क्यू को आर से 560 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 4:9:2:3। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस हो गए। इन्होंने कंपेयर किसका कराया है, बोला है क्यू को आर से, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू भाई साहब ने कितनी बता रखी है, 560। डाटा 80 गुना दिया गया है, तो एस का हिस्सा पूछा जा रहा है। 3 ना होकर यह भी 80 गुना हो जाएगा। मतलब बेहद सिंपल क्वेश्चन है आपका रेशियो का। ठीक है, उसी अनुपात में बांटा गया तो अंतर अंतर निकाल लोगे। ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल है। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक वृत्त में दो जीवाएं एम एन और पी क्यू हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एम ओ की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ एन बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ओ क्यू का मान क्या है? बताइए ओ क्यू का मान क्या है? अब देखो ये अगर आपने ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ रखा है, यानी कि वृत्त आपने पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहां पे दो जीवाएं एम एन और पी क्यू हो गई। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं। ठीक है, ये आपका m हो गया, ये n हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, और ये क्या कर रहे हैं, o पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो भाई साहब यहां पे क्या होगा, PO गुणे OQ। ठीक है, जे हमारा किसके बराबर हो जाएगा, MO इंटू ON। ऐसे ना रटना हो, ऐसे समझो, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, जहां पे प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से। मतलब दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे अगर कट कर रही हैं तो इन दोनों टुकड़ों का गुणा इनके गुणे के बराबर होगा। सवाल खत्म है, वैल्यू दी गई है, पुट कराइए। तो ओपी का मान हमसे पूछा जा रहा है,
ओपी यानी कि पीओ बात बराबर है, तो ओक्यू दे रखा है ये 6 और इन दोनों का मान भी बताया गया है 9 और 5, चलो लिख देता हूं 9 गुणे 5, तो ओपी कितना हो जाएगा 45/6, 3 का भाग लगाओगे 15/2 यानी कि 7.5, तो 7.5 यानी कि 7.5 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 7.5 जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई अगर प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहा है तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको ऐसे बीच में पता चल जाते हैं, आप उसका भी नोट्स बनाओ, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए आपको टॉपिक, जैसे ऐसा नहीं कि वृत्त की यही प्रॉपर्टी है इसी पे सवाल बन सकता है, भाई कई सारे हैं। ठीक है, ये तो कॉर्ड यानी कि जीवा से रिलेटेड है, फिर उसमें क्या कहते हैं आपका जीवा और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट से रिलेटेड कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए ताकि सवाल आए आप डायरेक्ट उन्हें बना पाओ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अरे भाई साहब डिजाइन मत बनाओ। अब दिख रहा होगा ना, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करती है। यदि 6 साल की सेवा के बाद उसका वेतन 28,400 था और 15 साल की सेवा के बाद 52,997 था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर साल उसके वेतन में वृद्धि कितनी है। और मैं बार बार, देखो पता क्या है, क्लास में जैसे आप, मैं हो सकता आपको फोकस करवा दूं कैलकुलेट क्या करना है, लेकिन पेपर में क्या होता है, पता चला पूछा गया है पानी की मात्रा क्या है, आप वहां पे दूध की मात्रा बता दोगे, या फिर दूध और पानी की जगह पानी और दूध का अनुपात पूछ लिया। कहने का मतलब क्या है, हम लास्ट में ध्यान नहीं देते हैं पूछा क्या गया है, और सवाल सही बनाने के बाद भी आप क्या करते हो, गलत कर देते हो। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आपको नहीं करना है, इसका भी ध्यान देना है। बाकी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ, देखो 6 साल में उसका वेतन इतना है, 15 साल में इतना हो गया, हम देखना चाह रहे हैं कि उसका वेतन बढ़ा कितने से है। ठीक है, तो 52,997 है और 6 साल का जो डाटा दिया गया वो बताया गया 28,400 है। घटाते हैं, ये हमारा आ गया 7, ये आ गया 9, ये आ गया 5 और ये आप घटाओगे तो 4 और यहाँ पे 2। अच्छा ये कितने साल में बढ़ा है भाई, 6 साल और 15 साल, ये आप ध्यान दो कहां दिया गया, ये 6 साल और ये 15 साल, यानी कि 9 साल में इतना बढ़ा है। तो एक साल में उसका वेतन कितने से बढ़ रहा होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, 9 का भाग लगा दो, कोई दिक्कत, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 दूनी 18। अब देखो ये आया तो इसके साथ चले जाओ ना, अरे 2 से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन और है ही नहीं, बाकी भाग लगाना जाओ लगा लो, तो 9 सते 63 हो जाएगा। ठीक है, बच गया 2, तो 9 तियां 27, 9 तियां 27। अब हमसे यही पूछा गया कि हर साल उसका वेतन कितने से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कल को पूछ लिया जाता कि मृदुला का शुरुआत में वेतन कितना था, तो 6 साल बाद इतना है, तो आप उसमें जो 6 साल की बढ़ोतरी है वो आप कम कर देते। ठीक है, कितने से उसका वेतन शुरू हुआ वो पता चल जाता। बट यहां पे हमसे ये पूछा गया था कि वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी है, मतलब एक साल में वेतन कितना बढ़ रहा है। भाई 9 साल में बढ़ा है इतना, 9 कहां से आया है, 9 का भाग क्यों लगाया हमने, ये देखो मैंने यहाँ पे गोला लगा दिया कि ये 6 साल का डाटा, ये 15 साल का डाटा, 15 माइनस का 6 मतलब ये 9 साल में बढ़ोतरी है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये 9 ईयर में क्या है, बढ़ा है, तो एक साल में इतने से बढ़ेगा। ठीक है, आओ जी इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब पता ये सवाल जैसे सीधा सीधा कंसेप्ट पर है। ठीक है, सीधा कंसेप्ट क्या भाई, a प्लस बी अगर हमारा 90 डिग्री दिया गया है, कई बार क्लासेस में आपको बताता भी रहता हूं। ठीक है,
तो वहां पे आपका क्या होगा, साइन ए बराबर होगा कॉस बी के, ठीक है। टेन ए बराबर होगा टेन बी के, या फिर टेन बी बराबर होगा टेन ए के, बात ए भी है, सॉरी कॉट बी के, बात वो एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे सेक ए बराबर होगा कॉसेक बी के, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा वहां पे कॉसेक थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जोड़ 90 अंश है, तो ये दोनों बराबर, तो बटे में कितना होगा, अरे भैया x बटा x तो एक ही होगा ना जब बराबर है, तो 1 माइनस का 1, यानी कि सीधा आपका आंसर 0 है, सवाल खत्म है देखने के साथ ही। बट ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, जिन सज्जन पुरुष को ना पता हो या फिर सज्जन महिला को ना पता हो तो उनको हमने बता दिया। बाकी टॉपिक देखो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 14% साधारण ब्याज पर उधार दी गई 16,000 रुपए की राशि पर उतने वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा जितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग अर्जित करने में लगेगा। उलझा दिया भाई साहब, ठीक है, लैंग्वेज में ही परेशान कर देगा, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कह क्या रहा है, ठीक है। तो एक बार आप देखो, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ये भाई साहब कह क्या रहे हैं, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। चलो थोड़ा हिंट दे ही देता हूं। देखो आपको समय नहीं बताया गया, ये यहां पे पूछ तो रहे आपसे कि यहां पे ब्याज कितना अर्जित होगा, बट अगर समय पता चले तब हम ब्याज बता पाएंगे। अब समय के लिए अगले लाइन में ये कह रहे हैं कि जितने वर्षों में, मतलब जो टाइम है, 10% के ब्याज के आधार पर, 10% साधारण ब्याज पे पैसा जो है आपका, मतलब ब्याज जो है वो आपको मूलधन का 3/5 मिलता है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो भैया, 3/5 भाग ब्याज मिलने का मतलब क्या है, परसेंटेज में क्या है, 60%। तो 10% के हिसाब से अगर आपको 60% का ब्याज मिल रहा है, मतलब समय हो गया हमारा 6 ईयर, यानी कि 6 साल, समय हो गया 6 साल। अब अगर समय 6 साल हो गया है तो ब्याज कैलकुलेट कर लो भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14, और टाइम की बात करी जाए तो 6 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि यहां पे आ जाएगा 100। तो देख लो अगर बाई ऑप्शन बन रहा हो, एक तो जीरो आएगा ही, उसके पहले कौन सा डिजिट आएगा, 6 4 24, यानी कि 4, 24 यानी कि 4। तो ये जब गुणा भाग कराओगे ये आपका आ जाएगा 13,440, ठीक है, क्योंकि जीरो के पहले 4 और किसी ऑप्शन में है नहीं, सिंपल है। सही है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहां पे बस आपको ये समझना था, ये यही दूसरी वाले सेंटेंस में यही बोल रहे हैं कि जितने साल में 10% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग अर्जित करने में लगेगा, ब्याज की बात हो रही है। तो 3/5 भाग ब्याज का मतलब हो गया 60% हमें मिल रहा है ब्याज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो मिलेगा 6 साल में। टाइम एक बार आपको पता चल गया तो यहां पे ब्याज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आ जाओ आगे, जे सवाल बनाइए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताएं, मतलब कैलकुलेट करिए उसके बाद ही बताइएगा भाई।
अब देखो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 2√10 दिया गया है, बट हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको ये पता है भाई इसकी वैल्यू हम तभी बता पाएंगे जब हमें x माइनस 1/x पता हो, तो इसकी हेल्प से आप पहले x माइनस 1/x कैलकुलेट करोगे, देन आप x की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 कैलकुलेट करोगे। इतना आपकी मदद मैंने कर दी, बट पेपर में ये सब आपको सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इससे इस पर नहीं जा पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला आपको वैसे बताया नहीं जाता है। अब याद कर रखा होगा भाई, अगर ये a होता है तो √a² माइनस 4 होता है, ये p होता है तो ये p का क्यूब प्लस का 3p होता है। लो फॉर्मूला भी बता दिया, बट अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा आप, ठीक है। चलिए इतने समय में तो आंसर आ जाना चाहिए था। देखो रूट का a², इसका स्क्वायर करोगे तो 10 गुणे 4 ये हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है, तो 40 माइनस का 4 यानी कि 36, 36 का रूट लोगे आ जाएगा 6, ठीक। अब इसकी वैल्यू अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 6 यानी कि 3 गुणे 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस का 18, यानी कि जब जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 234। फिर से बता देता हूं फॉर्मूला क्या लगा है, अगर ये a है तो √a² माइनस का 4, इसका वर्ग 40 होगा, 4 घटाया 36 का रूट 6 आया। ये अगर p है तो p का क्यूब प्लस का 3p यानी कि 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, तो आंसर आपका 234। क्लियर, बताइए सब कुछ सेट है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप हैं, दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो एक पाइप दूसरे पाइप से 1.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है। अब देखो 1.5 गुना तेजी का मतलब क्या है, समय की बात नहीं बताई गई, इफिशियंसी की बात हो रही, तो 1.5 गुना का मतलब 3:2 हो गया। अगर ये इनकी क्षमता की जिक्र बात करी गई, दोनों मिलकर 15 मिनट में भरते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे 15, ठीक है। बोला गया जो तेज गति से भर रहा है, भाई तेज कौन भरेगा, यही ना, जो ज्यादा तेज काम कर रहा है वो तेज गति से भर रहा है मतलब, तो इसको समय कितना लग जाएगा, 5 इंटू 15 यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 25 मिनट, तो 25 मिनट क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2 ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, उनको भी दिखाई देता हूं, ठीक है, हालांकि कोई मतलब नहीं है बट ठीक है, थोड़ा देख लोगे तो अच्छा रहेगा। दिखा, नहीं दिखा, अब दिखेगा, बच के कहाँ जाएगा भाई, इसको दिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें थी नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।
वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखो न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, हमें बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और वो वर्गाकार होनी चाहिए। अब वर्गाकार होने का मतलब क्या है भाई, उसकी जो लंबाई होगी वही उसकी चौड़ाई होगी। तो आपको डाटा ये ढूंढना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड हो जाए, यहां भी डिवाइड हो जाए, और वो बड़ा सा बड़ा आकार। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात, देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूं कन्वर्ट करके, बहुत ही आसान है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 495 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 495 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 1665 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो भाई। 495 सेंटीमीटर का मतलब इन दोनों का हमें HCF पता करना है क्या होगा। तो भैया HCF सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। 5 से डिवाइड है दोनों, 5 4 9 9, 6 6 12, 1 13, 5 18, 9 से भी डिवाइड, देखो 45 से दोनों डिवाइड है, तो HCF आ जाएगा 45। अब सुनना, अगर हमसे ये पूछा जाता कि उस टाइल्स की माप क्या होगी तो आंसर 45 बताते, बट हमसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जा रहा है। तो देखो 45 से जब डिवाइड करोगे जे जाएगा आपका 11 बार, 45 से ये आपका 135, 135, तो 315 यानी कि 7 बार, तो ये आपका जाएगा 37 टाइम। तो आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 37, तो ये आपका आंसर कितना दे देगा 407। अगर टाइल्स की माप पूछी जाती, देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है जो टाइल्स प्रयोग होगी उसकी माप क्या होगी, वर्गाकार टाइल्स है तो उसकी भुजा बताओ, तो हमारा आंसर यहां पे क्या होता, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर की टाइल्स लगेगी। और अगर संख्या की बात करी जाए, भाग लगाओ, इन्हीं दोनों का गुणा करा लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और क्वेश्चन आपको दिख भी रहा हो, कोई क्वेश्चन ऐसा है, पहले कराया भी नहीं इन सब सवालों को। ठीक है, नए सवाल भी हैं, और अच्छे प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट दमदार है ये जो आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखो क्लास आज आपकी लाइव ही होनी थी, बट कुछ काम की वजह से मैं जस्ट 1 घंटे पहले, ये भी 8 बज रहे हैं, आप क्लास 9 बजे देखना स्टार्ट किए, तो वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ क्लास का ही। ठीक है, तो जितने साथी चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्लास है आपकी रात के 9 बजे होती है। ठीक है, और बाकी जिनके पास ऐप नहीं है, आप अमृतसर मैथ्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एडवांस मैथ में दिक्कत है तो वहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा, एडवांस मैथ कंप्लीट बैच। ठीक है, NTPC या ग्रुप डी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा गुरु, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो। इस सवाल में क्या बोला गया है, 900 मीटर की दौड़ में अतुल विष्णु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और उसे 135 मीटर से हरा देता है। उसी दौड़ में फिर से अतुल विष्णु को 189 मीटर की बढ़त देता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है। विष्णु पूरी 900 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है, आइए देखते हैं। यहां पे बोला गया है 135 मीटर की बढ़त दिया और वो हरा रहा है कितने सेकंड से, 20 सेकंड से। बात को समझना, आगे कह रहे हैं कि अगर वो 189 मीटर की बढ़त दे दे तब वो उसको हराता है कितने सेकंड से, 8 सेकंड से। देखो मीटर में अंतर कितने का भैया, 54 मीटर, और इस 54 मीटर बदलाव की वजह से 12 सेकंड समय हो गया कम। ये किसके लिए, विष्णु के लिए, ठीक, सॉरी अतुल के लिए, नहीं नहीं नहीं, 900 मीटर की दौड़ में अतुल विष्णु को इतने सेकंड की बढ़त देता है और 135 मीटर से हरा देता है, तो हार कौन रहा है। ठीक है, यहां पे ये बात हो रही है किसकी, विष्णु की ही बात हो रही है। ठीक है, देखो आप बात को ये समझिए, हम एक्चुअल में ये कोई इतने मीटर दौड़ नहीं रहा है,
ये इतना मीटर कम दौड़ पा रहा, मतलब इतना मीटर अगर वो दौड़ता, क्योंकि 20 सेकंड से हार रहा तो उसको 20 सेकंड लगते, इतने मीटर में वो 8 सेकंड से हार रहा है। ठीक है, मतलब मीटर की भी बात करी गई कि इतना बढ़त देने के बाद भी इतने सेकंड से वो हार रहा है, तो हमने इसका अंतर पता कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए 54 मीटर 12 सेकंड कवर कर रहा है, तो हम क्या करें, 6 से भाग लगा दिया हमने, यानी कि 9 मीटर जो है वो 2 सेकंड के बराबर हो गया। तो 900 मीटर क्या होगा, क्योंकि रेस तो 900 मीटर की होगी, तो ये 200 सेकंड के बराबर होगा। 200 सेकंड का मतलब क्या है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, तो 60 गुणे 3 180, मतलब ये आपका 3 मिनट और 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग पता यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि सर ये अतुल के लिए कि विष्णु के लिए। आप पहले तो ये बात समझो भैया, अतुल विष्णु को हरा रहा है, तो अतुल दोनों कंडीशन में रेस पूरी कर रहा है। ठीक है, अतुल अगर उसको हरा रहा, दौड़ कौन नहीं पाया, विष्णु दौड़ नहीं पाया ना, उसको बढ़त की जरूरत पड़ी, तो ये जो डाटा है ना ये विष्णु के लिए है। बात समझ रहे हो, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भाग के पेपर में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेष 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा भाई, भाग अगर आप लगाते हैं, जैसे एक सिंपल सा आपको मैं भाग दिखाऊं, ये 17 हो गया, इसमें हम लोग 5 का भाग लगा रहे हैं, कहोगे 5 तिया गुरुजी 15, शेषफल आ गया 2। तो आपको बताते हैं कौन सा क्या है। ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल, ये हमारा हो गया, बताओ, भाजक, और ये क्या हो गया, भाज्य। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल बना पाओगे, और हमसे यहां पे भाज्य ही पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल देखो क्या, ध्यान समझना, इन्होंने बोला है शेषफल 32 है, तो शेषफल नीचे आता है, यहां पे हमने 32 लिख दिया। इस तरह से मैं लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ जाए। शेषफल 32 है, शेषफल का 2 गुना है भाजक, तो ये 64 हो गया, और ये भागफल का 4 गुना है, इसका 4 गुना बोला गया है ना, इसका मतलब भागफल 16 रहा होगा, तो भाज्य क्या हो जाएगा, सवाल आसान ही है, 64 गुणे 16 प्लस का शेषफल यानी कि 32, तो 24 यानी कि 4 और 2 6, इकाई का अंक 6 है, तो 1056 हमारा आंसर आ जाएगा, गुणा कर सकते। सिंपल क्वेश्चन है, बट लोग देखो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सवाल वाल गलत कर देंगे भाई, जिनको ये नहीं पता क्या, भाग तो उन्हें पता है लेकिन वो मतलब उलझ जाते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, कि जैसे टीचिंग वगैरह के एग्जाम होते हैं, अभी जैसे बिहार उहार में काफी सारी टीचिंग की वैकेंसी चल रही, पीआरटी वगैरह हो रहा है, तो वहां सब लोग इसमें मतलब उनके लिए कठिन सवाल हो जाता है, जबकि सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो 17 18 छोड़ो, अभी एक क्वेश्चन ही, क्योंकि किसी ने मेरे पास डाउट सेंड किया हुआ था, तो मैंने बोला था प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा 9 बजे, तो इसलिए इसको कराना जरूरी है, और काफ़ी अच्छा सवाल है, उन्होंने एज अ डाउट व्हाट्सएप पे पूछा हुआ था, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, अब देखो ये सवाल ना, मतलब जैसे आप ये सोचो कि एग्जैक्ट ऐसा हो सकता, भाई हमने मतलब हूबहू प्रश्न तो नहीं कराया होगा, बट हाँ, अगर आप इसको हटा दो, ये तो हमने पता नहीं कितने सवाल इस तरह के कराए होंगे ना, कि आय में वृद्धि होती है, बचत में कुछ परिवर्तन होता है, तो बताओ उसके खर्चे में क्या परिवर्तन आएगा, ये सब परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया है, बस उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डाटा दे दिया है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, इन्होंने उसके बोला है उसका जो मासिक खर्च है, खर्च का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर,
ये हो गई सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब आप जोड़ते हो तो आपको मिलता है इनकम यानी कि आय। आय बराबर किसके? खर्च प्लस का बचत के, ये हमने बता दिया। बचत से 66 सही 2/3% ज्यादा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, तो 3 से 2 ज्यादा यानी कि ये 5 हो गया, तो 5 3 और ये 8 हो गया। ये भी नहीं दिया गया था, ये आपको पता करना था अनुपात वगैरह। ठीक, अब सवाल में क्या कह रहे हैं? उसकी आय में 44% की वृद्धि हुई, खर्चे में 60% की वृद्धि हुई। इस तरह के सवाल आपको करा रखा हूं, अभी जो डाटा लिख रहा हूं, भाई ये 44% है, ये 60% है, ये हमें नहीं पता है, तो x का मान ना जाने कितने प्रश्नों में आपने कैलकुलेट किया होगा, वही कर लो, बराबर कर देना 140 के, सॉरी 1040 के। आइए कैलकुलेट करते भाई। 352 बराबर 300 प्लस का 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 52/3% आया है ये। ठीक है, तो 52 देखो 3% का मतलब मैंने क्या लिख दिया? 300 बटे में 100 आएगा ही। इसकी वैल्यू हमारे सवाल में दी गई है 1040। ठीक है, तो ये है किसका? ये सेविंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका ये हो गया 20 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना? 6000। मतलब आपको ये पता चल गया भैया कि उसका जो बचत है, उसका जो बचत है यानी कि उसकी जो सेविंग है वो आ गई 6000 रुपए। ठीक है, अब कुछ याद आया? हमसे क्या पूछा गया भाई साहब का? खर्च कितना था? तो भैया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमने वहां पे लिखा है, बस स्पेस ना होने की वजह से मैं इधर लिख रहा हूं, बाकी यहां पे तो है ही 5:3। तो भाई साहब अगर 3 यूनिट की वैल्यू 6000 यानी कि 2000 गुना है, तो इनका जो खर्चा है वो कितना होगा? 5 ना होकर 2000 गुना, यानी कि जे आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 रुपए। तो अच्छा सवाल है, बट मतलब ऐसा बहुत कठिन नहीं है। बहुत सारे सवाल आपको कराएं, बस यहां पे इसकी वैल्यू अलग से इस तरह से दे दी गई थी। ठीक है, अरे ठीक हो। ठीक है, तो बाकी देखो मतलब आप, मैं बार बार आपसे ही कहता हूं भाई, कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपको मतलब परेशान कर सकते हैं भाई, उनको आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है भाई, डेली 1 घंटे पढ़ो। देखो पता दिक्कत क्या है, जो अब लास्ट के 1 महीने पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए समस्या, जो 5-6 महीने का समय लेके तैयारी करा, आप आराम से पढ़ रहे हो, कोई मतलब उसमें जल्दबाजी वाला है ही नहीं। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। ठीक है, मान लीजिए किसी दिन प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है, संडे हो गया, फिर वीक में मतलब एक आध दिन नहीं हो रही है, तो आप फिर कंसेप्ट भी तो है, रिवाइज करो उनका। या फिर आपको जो 6 दिन मैंने पढ़ाया है, अगर एक ऑन एन एवरेज आप 2-3 सवाल भी लोगे, तब भी आपके पास 18 क्वेश्चन हो गए जिनका रिवीजन करना, वो करिए। लेकिन ये सब नहीं करना, हमें ढिढोरा पीटना, अरे गुरुजी क्लास उस दिन नहीं हुई थी। अरे बहुत सारा आपके पास कंटेंट तो इतना दे दिया है ना कि आज मैं पढ़ाना बंद कर दूं, तुम उसको पढ़ के CBT1 CBT2 निकाल सकते हो प्रैक्टिस करके। टॉपिक तो खैर नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस वो मोर देन सफिशियंट है, बट ठीक है, करा रहे हैं आपको और प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो जो लोग साथ के साथ करते चल रहे हैं भाई, आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलेगा। क्लास पूरी अटेंड किया करो, जिस सवाल में दिक्कत है उसको आप नोट करिए कहीं पे, या फिर फोटो लेके रख लो, उसको वीकली रिवाइज करो, ताकि अगली बार अगर उस तरह का सवाल आए तो आप बना पाए। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमित सर मैथ्स ऐप पे, जिनको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक के लिए आप अमित सर मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग से एडवांस मैथ का भी बैच है, जिसको सिर्फ एडवांस मैथ पढ़ना हो। मान लीजिए आपने GD या फिर यूपी पुलिस की तैयारी की हो, RPF कांस्टेबल के लिए पढ़ा हो, तो एडवांस मैथ आपको इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा होगा, तो आप बैच ले सकते हैं। बाकी जिनको पूरे अपने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, आप बैच ले लो। वो बेसिकली अभी जो फरवरी में, हमारा फरवरी लास्ट में ही बैच समाप्त हुआ है, वही क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी। सारे PDF वगैरह साथ के साथ वहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप अपना एक दिन में एक टॉपिक भी समाप्त कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को क्लास के बारे में जरूर बताएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।